जितना आपने मान दिया इतनी मेरी औकात नहीं। जितना आपने मान दिया इतनी मेरी औकात नहीं। तुमने बना दिया, तुमने बना दिया, तुमने बना दिया, तुमने बना दिया। मैं तो एक कंकड़ था, आपके प्यार ने मुझे आसमान पे बिठा दिया। क्योंकि मैंने कहा ना, तुमने बना दिया और तुमने बना दिया, इस कंकड़ को आसमान पे बिठा दिया। वो मेरी मां ग्लेज है। गिव ए बिग हैंड फॉर ग्लेज। मुझे आज भी याद है, मैं, संजीव, हमारे सरबजीत और बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर साथी, हमने मिलकर ये कंपनी एक छोटे से ऑफिस से शुरू की थी। ऑफिस छोटा था मगर इरादे बड़े थे, ख्वाब बड़े थे, सपने बड़े थे। और वो कारवां जो शुरू हुआ तो आज पूरे भारत में एक भी ऐसा स्टेडियम नहीं मिला जहां हम अपने परिवार के हर सदस्य को बुला पाते और इस फंक्शन को मना पाते। इसीलिए ये फैसला हुआ कि देश के विभिन्न हिस्सों में हम लोग ग्लेज की एनिवर्सरी मनाएंगे और एक ऐसा फंक्शन करेंगे जहां ग्लेज के सिर्फ सीनियर डिस्ट्रीब्यूटर आए। और मैं ये देखकर बड़ा रोमांचित हूं कि ताल कटोरा स्टेडियम में आज सिर्फ आरडी, डीडी और जीडीडी बैठे हुए हैं। डिस्ट्रीब्यूटर से बड़े इस परिवार को देखकर मुझे किसी ने कहा कि चेतन भाई, लगता है आपने अब वो मुकाम पा लिया है जिसका आपने कभी 12 साल पहले ख्वाब देखा था। तो मैंने उन्हें जवाब दिया, आप सबकी तरफ से। मैंने उन्हें जवाब दिया, आप सबकी तरफ से, ग्लेज के हर डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ से, इस परिवार के हर सदस्य की तरफ से। जानते हैं क्या जवाब दिया? जानते हैं क्या जवाब दिया? अभी असली मंजिल मिलना बाकी है। अभी असली मंजिल मिलना बाकी है। अभी इरादों का इम्तिहान बाकी है। अभी असली मंजिल मिलना बाकी है। अभी इरादों का इम्तिहान बाकी है। अभी तोली है जमीन मुट्ठी भर, अभी तोलना आसमान बाकी है। मैं आज आपको कुछ सिखाने के लिए आया हूं और जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं उसके लिए आज मैं पहली बार ग्लेज में खुद की शेयरिंग करूंगा। मैं अपनी शेयरिंग करूंगा। मैं आपको अपनी डिस्ट्रीब्यूटरशिप, जब मैं डिस्ट्रीब्यूटर बना था और मैं कैसे लाइफ में आगे बढ़ा, उसकी कहानी आपके साथ शेयर करूंगा। दोस्तों, मेरा जन्म उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में मोहल्ला जाफर नवाज में हुआ था। मैं एक गरीब परिवार से था। पैसों की तंगी का ये आलम था कि जब मैं सहारनपुर में 10वीं पास की तो हमारा पूरा परिवार सहारनपुर से दिल्ली आ गया। मेरे 2 भाई हैं और 2 बहनें हैं। कुल परिवार में हम 7 लोग हैं। दिल्ली में एक एरिया है ख्याला। उस ख्याला में एक मोहल्ला है विष्णु गार्डन। उसमें एक कमरे के मकान में हम 7 लोग किराए पे रहते थे और उस समय किराया था 700 रुपये। मैंने दिल्ली में गवर्नमेंट स्कूल से 11th एंड 12th किया, फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएससी ऑनर फिजिक्स किया।
लेकिन अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए मुझको ट्यूशन पढ़ाना पड़ता था। मैं अपनी लाइफ में हर बात के लिए, अपनी लाइफ में जब भी आगे बढ़ना चाहता था तो हर बात के लिए मैं पैसों की वजह से रुक जाता था। मैं इंजीनियरिंग करना चाहता था तो मेरे फादर ने हाथ खड़े कर दिए कि हमारे पास फीस के लिए पैसे नहीं है। मुझे अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए ट्यूशन पढ़ानी पड़ती थी। जिस गली में मैं रहता था, मुझे आज भी याद है, मैं एमएससी फाइनल ईयर में था और मैंने अपनी एमएससी छोड़ दी थी क्योंकि मुझे ट्यूशन पढ़ाने के बाद अपनी पढ़ाई के लिए टाइम नहीं मिलता था। मेरी गली में ही मेरा एक दोस्त रहता था, बहुत प्यारा दोस्त, बहुत अच्छा दोस्त था। एक दिन वो बहुत एक्साइटमेंट में मेरे पास आया कि चेतन, तो हमेशा कहता कि कुछ काम बता, पैसे कमाने हैं, पैसे कमाने हैं। एक बहुत शानदार काम आया, एक बहुत अच्छी कंपनी आई है, तो मेरे साथ चल, हम मिलके वहाँ पे एक बिजनेस करेंगे और बहुत सारे पैसे कमाएंगे। मैंने उससे पूछा, भाई क्या काम है ये तो बता। कहता वो नहीं बताऊंगा, तो मेरे साथ चल, मेरे बड़े भैया भी वहाँ पे कर रहे हैं, वहाँ चल के करेंगे। मैंने काफ़ी पूछा मगर उसने नहीं बताया। फाइनली मैं उसके साथ गया, मैंने बिजनेस प्रेजेंटेशन देखी। बिजनेस प्रेजेंटेशन देखने के बाद मैं सुपर डुपर पॉजिटिव था। मुझे ऐसे लगा कि जैसे अंधेरे में कोई हल्की सी रोशनी मिल गई। मैं इतना एक्साइटेड था, इतना एक्साइटेड, मुझे लगा ये काम मेरे लिए बना है, मैं इसको करके दिनों दिन रातों रात सक्सेसफुल हो जाऊंगा। मैंने बड़ी मुश्किल से पैसे अरेंज किए और पैसे अरेंज करके ज्वाइन कर लिया, बिजनेस शुरू किया। और ये बात जानते हो कब की है? 1999 की, 98-99, 1998। तब नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग बहुत ज़्यादा लोग जानते नहीं थे। उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही मैं बिजनेस प्रेजेंटेशन देख के बाहर आया, मैंने पैसे इकट्ठे किए, ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद मैं बहुत एक्साइटेड था। मेरी अपलाइन, मेरे दोस्त ने मुझे बहुत कुछ समझाने की कोशिश की जो हम भी समझाते हैं, जैसे कि बाहर इस बिजनेस को एक्सप्लेन मत करना। मेरे को रिजेक्शन के लिए प्रिपेयर करने की कोशिश की। मुझे बोला लिस्ट बनवा लो, एजुकेशन ले लो, ट्रेनिंग ले लो, प्रोडक्ट ट्रेनिंग ले लो, अपने प्रोडक्ट को इस्तेमाल करो। वो मुझे सब कुछ बोल रहा था और मैं एक कान से सुनता था और दूसरे कान से निकाल देता था। जानते हो क्यों? क्योंकि मेरा दोस्त मुझसे कम पढ़ा लिखा था। मुझे लगता था ये क्या मुझे बताएगा, मुझे बिजनेस अच्छे से समझ में आ गया, मैं बस ये ऐसे देखो सक्सेस ले लूंगा। लिस्ट क्या करनी है बना के? आई नो किन लोगों को बुलाना है, करना क्या है, सिर्फ लोग ही तो बुलाने हैं और उनको बिजनेस दिखाना है, वो प्रोडक्ट परचेज कर लेंगे, बस चल गई गंगा। मेरी हालत उस समय उस बच्चे की तरह थी जो बहुत एक्साइटेड, बहुत उत्तेजित, और वो सड़क पार करना चाहता है, उसको सड़क का ट्रैफिक नहीं दिख रहा है, बस उसे पार जाना है। मेरी ये हालत थी। उसने मुझे बहुत समझाया मगर मैंने वो सारी गलतियां की जो एक नया डिस्ट्रीब्यूटर करता है। और उसका अंजाम ये हुआ कि मैंने 40 गेस्ट, कितने बोले मैंने? 40 गेस्ट इंट्रोड्यूस किए और उसमें से एक भी व्यक्ति ने मेरे साथ बिजनेस शुरू नहीं किया। 40 गेस्ट में से एक भी व्यक्ति ने बिजनेस शुरू नहीं किया। और अब आप सब लीडर्स बैठे हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना रिजेक्शन मुझको मिला होगा। समझ सकते हैं? वो रिजेक्शन इतना भयंकर था, जब 40 गेस्ट, मैंने हिम्मत मार ली, सब कर लिया, हर तरह से जो भी एंगल देता था कर लिया, तो मैंने फिर एक कंक्लूजन लिखा। वो कंक्लूजन ये था कि ये बिजनेस सिर्फ उन लोगों के लिए है जो भाग्यशाली होते हैं। ये बिजनेस
में भगवान जिनका साथ देता है उनके कुछ गेस्ट क्लिक कर जाते हैं और वो अचानक चल जाते हैं और वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। मैं वो भाग्यशाली नहीं हूँ, इसलिए मुझे ये काम छोड़ देना चाहिए। और मैंने उस दिन ये तय कर लिया कि मैं अब ये काम नहीं करूँगा। भला हो मेरी अपलाइन का, जब मैं घर बैठ गया तो वो एक दिन मेरे घर आया और उसने मुझे सिर्फ एक बात बोली कि मैंने तुझे कहा एजुकेशन करने चला जा, तू नहीं गया। मैंने तुझे बोला ट्रेनिंग कर ले, तूने नहीं की। मैंने तुझे कहा लिस्ट बना ले, तूने नहीं बनाई। तूने अपने मन की। ये बिजनेस छोड़ने की ऑप्शन तेरे पास हमेशा खुली है, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन एक बार मेरे कहने पे वो सब कर ले जो मैं कहता हूं, उसके बाद अगर सक्सेस ना मिले तो छोड़ देना। मुझे उसकी बात थोड़ी लॉजिकल लगी। मैंने कहा बोल कहाँ चलना है। उस दिन वो मुझको मेरा हाथ पकड़कर एक मीटिंग में लेके गया। वो मीटिंग हमारी ईडी अपलाइन के घर में एक मीटिंग थी जो वहाँ रोज होती थी। वहाँ लगभग 15-16 लोग थे। मुझे आज भी याद है क्योंकि वो मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट था। जब मैं उस मीटिंग में पहुंचा तो मैंने देखा कि वहाँ 15-16 लोग हैं और सबके सब एनर्जेटिक, एक्साइटेड, मोटिवेटेड, सब में मानो आग भरी हुई है, पॉजिटिव ऊर्जा। वो एक ऐसा माहौल था जो मैंने अपनी लाइफ में कभी देखा नहीं था। वहां पे पीडी भी थे, वहां सीडी भी थे मेरे जैसे। उस दिन वहां पे 2 पीढ़ी का प्रमोशन हुआ था। वो दोनों पीढ़ी अपने अनुभव शेयर कर रहे थे। मैंने क्या कह के लोगों को बुलाया, किस तरह से उन्होंने ज्वाइन किया, और जो लोग ज्वाइन किए थे वो भी वहां पे थे। जब मैंने वो सारे अनुभव सुने तो मेरे में एक नई ऊर्जा आई। उस दिन वहां पे हमारी एसडी अपलाइन भी अपना लेक्चर देने आई हुई थी। उस दिन मुझे 16 नए दोस्त मिले। उन 16 लोगों ने मेरा इतना अच्छा वेलकम किया, मुझे लगा ही नहीं, मुझे लगा मैं इनको बरसों से जानता हूँ। इतना प्यार मिला, इतनी ऊर्जा मिली। वो हर कोई मुझे अपने तरह से सिखाने की कोशिश कर रहा था। क्या हुआ, कोई बात नहीं, ये गलती रह गई, वो गलती रह गई। उसके बाद मैं लगातार 5-6 दिन उस जगह पर अपनी अपलाइन के साथ गया। वहाँ पे सबसे पहले हमें प्रोडक्ट ट्रेनिंग दी गई। एक एक प्रोडक्ट के बारे में सिखाया गया। पहली बार मैं समझा कि हमारे प्रोडक्ट में कितनी जान है। मुझे अपने प्रोडक्ट पे कॉन्फिडेंस आया। दूसरी शिक्षा हमें दी गई कि अपने प्रोडक्ट को इस्तेमाल करो। उसके बाद वहीं पर बिठाकर एक वर्कशॉप हुई जिसमें मेरी लिस्ट बनवाई गई। पहली बार मैं समझा कि मेरी लिस्ट में 500-600 लोग हैं। उससे पहले मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, मुझे लग रहा था मेरी लिस्ट खत्म हो गई। वहीं बैठकर हाउ टू सेल, वहीं पर जीआईजी काउंसलिंग की ट्रेनिंग, और सबसे अच्छी चीज जो वहां होती थी, हर बात के लिए सब लोग अपने अनुभव शेयर करते थे। जो पीडी बना था वो बताता था मैंने कैसे अप्रोच किया। जो पीडी बना था वो बताता था कि मेरी रिटेल शॉप कैसे चलती है, मैं कैसे लोगों को प्रोडक्ट बेचता हूं। वहां लोग अपने अनुभव शेयर करते थे कि मैंने काउंसलिंग की, गेस्ट के ये सवाल थे और उनके मैंने ये आंसर दिए। हर बात के लिए वहां अनुभव शेयर किए जाते थे। हमारी ईडी अपलाइन ने पूरा एक पेपर तैयार किया हुआ था जिसमें उसने गेस्ट और कस्टमर द्वारा पूछे गए संभावित प्रश्न और उत्तर दोनों लिखे हुए थे, जो वो अपने तरीके से वहां पे रोल मॉडलिंग करके सिखाते थे। मुश्किल से 7 या 8 दिन में मुझे एक एक बात समझ में आ गई कि मैंने क्या 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 गलतियां की है। उसके बाद मैंने ऑफिस में जाके कंपनी के ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड किए, बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड किए। फिर मैंने एक लिस्ट बनाई अपनी अपलाइन के साथ, और मैंने उसके बाद 20 गेस्ट इंट्रोड्यूस किए। और दोस्तों, अगले इन 20 गेस्ट में मुझे 4 लोगों ने ज्वाइन किया।
और उन चार में से दो आज भी यहां बैठे हैं। उन चार में से दो आज भी आप लोगों के बीच में बैठे हैं। ये बात 1999 की हो रही है। 16 साल से वो मेरे साथ हैं। उसके बाद मैं जब पीडी बना, मैंने काउंसलिंग की। 4 से अगले ही महीने में ईडी बना। जब मैं ईडी बना तो प्रिंसिपल ऑफ डुप्लीकेशन का फॉलो करते हुए मैंने अपने ही मोहल्ले में एक स्कूल में इवनिंग आवर्स में 2-3 घंटे के लिए स्कूल का एक कमरा बुक कर लिया। और जैसे हमारी ईडी अपलाइन एक सेंटर चलाती थी, मैंने भी वो सेंटर शुरू कर लिया। वहाँ मेरी डाउनलाइन में अब चूंकि 15-16 लोग हो चुके थे, मैं वो सारे कार्यक्रम वहाँ चलाने लग गया जो मेरी ईडी अपलाइन चलाती थी, प्रिंसिपल ऑफ डुप्लीकेशन, आप समझ रहे हैं ना। और वहाँ वो सब कुछ होने लगा। और यकीन मानिए सिर्फ 4 महीने के अंदर मैं आरडी बन गया। जब मैं 4 महीने में आरडी बन गया, मेरी सेल रॉकेट की तरह ऊपर जा रही थी। हर महीने सेल 1.5 गुना, 2 गुना, 1.5 गुना, 2 गुना। लेकिन मेरे आरडी बनने के 3-4 महीने बाद मेरी सेल की ग्रोथ रुक गई। मेरी सेल की ग्रोथ रुक गई। मेरे नीचे प्रमोशन होने बंद हो गए। मेरी सेल स्टेबल हो गई। और 1-2 महीने बाद उस सेल ने गिरना शुरू कर दिया। जब सेल गिरी तो मेरे नीचे लोगों के प्रमोशन रुक गए। उनके प्रमोशन रुके तो एक नेगेटिव एनवायरनमेंट तैयार होना शुरू हो गया। धीरे धीरे सेल गिरती जा रही थी। मेरे नेटवर्क के अंदर छोटे छोटे ग्रुप बन गए जो नेगेटिव डिस्कशन करने लगे। मेरी डाउनलाइन से जब मैं पूछता था कि गेस्ट क्यों नहीं आ रहे, या जिन गेस्ट को आपने इंट्रोड्यूस किया उनकी सेल क्यों नहीं डल रही, आपके नीचे रिटेल क्यों रख गई है, आपकी होम शॉप में प्रोडक्ट क्यों नहीं बिक रहे हैं, तो मुझे तरह तरह के आंसर मिलते थे। मुझे आंसर मिले कि हमारे प्रोडक्ट महंगे हैं, जो प्रोडक्ट हमारी कंपनी में हैं वो प्रोडक्ट लोगों को चाहिए ही नहीं, हमारा बिजनेस प्लान अच्छा नहीं है, उसके अंदर कमीशन कम बढ़ता है। जितने तरह के कारण हो सकते थे वो डाउनलाइन से मुझे मिलने लगे। मैं उन कारणों को लेकर अपलाइन के पास गया। अपलाइन मुझे सिर्फ एक सवाल पूछती थी, सिर्फ एक सवाल, कि पूरी कंपनी में सेल हो रही है, तुम्हारे नेटवर्क में नहीं हो रही है। उनको ये प्रॉब्लम दिखाई नहीं देती है, तुम्हें क्यों दिखाई दे रही है। शुरू में मैं अपनी डाउनलाइन को जाके समझाता रहा, लेकिन बाद में मुझे लगा मेरी डाउनलाइन ही ठीक कह रही है और मैं भी कंपनी से नेगेटिव होने लग गया। तभी वो डिस्कशन डाउनलाइन के साथ नेगेटिव डिस्कशन में मैं भी इन्वॉल्व हो गया। इसका अंजाम ये हुआ कि मेरे नेटवर्क का एक बहुत बड़ा हिस्सा टूट के दूसरी कंपनी में चला गया, जिससे रहा सहा मोटिवेशन भी मेरी डाउनलाइन में खत्म हो गया और कुल मिला के पूरा नेटवर्क कोलैप्स कर गया। और सिर्फ 3-4 लोगों को छोड़ के मेरे नेटवर्क में सब खत्म, मैं 0 पे आ गया। जब मैं 0 पे आ गया तो मैं बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में चला गया। मैंने फिर से कंक्लूजन निकाला। कंक्लूजन ये था कि डायरेक्ट मार्केटिंग एक स्टेबल बिजनेस नहीं है। यहां पे कभी चेक आता है, कभी नहीं आता है, कभी ज्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है। ये बिजनेस अच्छा नहीं है। मुझे वापस अपनी ट्यूशन पढ़ाना शुरू करना चाहिए, इस काम को छोड़ देना चाहिए। मैं इस कश्मकश में था कि मैं छोड़ दूं
लेकिन 4-5 लोग अभी भी ऐसे थे जो मुझ पे भरोसा रख के बैठे हुए थे, जिनकी वजह से मैं काम छोड़ नहीं पा रहा था। तभी उन दिनों हमारी एक अपलाइन बॉम्बे से दिल्ली आई। मैं उनके साथ बैठा, मैंने उनको सब बताया कि मेरा ऐसे नेटवर्क सारा कोलैप्स कर गया, और मैंने उन्हें बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोला कि ये वजह थी, कंपनी के प्रोडक्ट अच्छे नहीं थे, बिजनेस प्लान अच्छा नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, जिस वजह से मेरा नेटवर्क बैठ गया। तो मुझे आज भी याद है, उन्होंने सिर्फ मुझे 2 लाइनें कही थी। कहते हैं अक्लमंद को इशारा काफी। उन्होंने कहा देखो, पहला पॉइंट ये है कि बाकी कंपनी में सभी लोगों की सेल हो रही है कि नहीं हो रही है। मैं कहा हो रही है। तो उन्होंने कहा कि अगर आप सफल होते हैं तो उसके पीछे भी कुछ कारण होते हैं, लेकिन अगर आप फेल होते हैं तो उसके पीछे भी कुछ कारण होते हैं। अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आपको पूरी ईमानदारी से वो कारण बाहर की तरफ नहीं, अंदर की तरफ ढूंढने चाहिए, और ढूंढने के बाद उन्हें ठीक करना चाहिए और दोबारा प्रयास करना चाहिए, और तब तक प्रयास करना चाहिए जब तक आपकी मंजिल आपको मिल ना जाए। मैंने इस बात को समझा। उन्होंने कहा कि अपनी कमियां ढूंढना सबसे मुश्किल काम है। अगर तुम ये मुश्किल पार कर गए तो सफलता तुम्हारे कदमों में होगी। फिर आपने वो सुना है ना, गिरते हैं शेर सवार ही मैदाने जंग में, वो तिफल क्या जो घुटनों के बल चले। तो हमने उस दिन डिसाइड किया दोस्तों, अपने 4 साथियों के साथ, कि जंग दोबारा शुरू होगी। और वो जंग दोबारा शुरू हुई, जिसका नतीजा है कि मैं आज आपके सामने खड़ा हूं। हमने फिर 0 से शुरू किया, और जानते हैं इस शुरुआत में मेरे साथ कौन था? सिर्फ 3 लोग। ये मैं अपनी कहानी बता रहा हूं आपको। हम तीनों ने मिलकर ठाना कि फिर से शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले एक काम करना बहुत जरूरी था। वो काम था अंतर्मुखी होने का। पहले उन सभी गलतियों का पता लगाने का जिसकी वजह से पहले हमारा नेटवर्क कोलैप्स कर गया था। तो क्या आप जानने को तैयार हैं कि वो क्या गलतियां थी जो हमने की थी? मैंने ध्यान से अपने रिकॉर्ड्स को खंगाला। अच्छी बात यह थी कि मैं अपने नेटवर्क का पूरा रिकॉर्ड रखता था। कितने नए लोग ज्वाइन हुए, कितने गेस्ट आए, कितनी रिटेल हुई, कितनी सेल हुई, वो सब मेरे रजिस्टर में दर्ज रहता था। मैंने ध्यान से देखना शुरू किया कि हमारे गेस्ट आने कब कम शुरू हुए। जिन जिन नेटवर्क के अंदर गेस्ट कम आए उन लोगों से बात की तो समझ में आया, एक ही बात समझ में आई, सारे कंक्लूजन को बता रहा हूं आपको। जिस किसी के नेटवर्क के अंदर नया ब्लड इग्नोर होगा, नया ब्लड कौन? न्यू डिस्ट्रीब्यूटर, वो नेटवर्क कोलैप्स कर जाएगा, वो नेटवर्क कोलैप्स कर जाएगा। जिस प्रकार का ट्रीटमेंट एक नए डिस्ट्रीब्यूटर को मिलना चाहिए, जब किसी नेटवर्क में वो नए डिस्ट्रीब्यूटर को मिलना बंद हो जाता है तो वो नेटवर्क कोलैप्स हो जाता है। आपको याद है, मैंने आपको अपनी कहानी में बताया था कि मैंने 40 गेस्ट इंट्रोड्यूस किए थे। ऑलमोस्ट मैंने बिजनेस तभी छोड़ दिया था। अगर उस वक्त मेरी अपलाइन ने मेरा हाथ ना पकड़ा होता तो डायरेक्ट मार्केटिंग की तारीख में चेतन हांडा कोई नाम नहीं होता।
ऐसा नहीं था कि मेरे पास काबिलियत नहीं थी, मगर इस काबिलियत को किसी काबिल हाथ ने अगर पकड़ा ना होता तो ये काबिलियत कब की दफन हो गई होती। तो आपके नेटवर्क में जब कोई नया डिस्ट्रीब्यूटर आता है, अगर उससे वो सब नहीं मिलता जो उसे मिलना चाहिए, वजह कुछ भी हो, तो वो नेटवर्क कोलैप्स कर जाते हैं। एक नए डिस्ट्रीब्यूटर को क्या मिलना चाहिए? सबसे पहले एक अपलाइन, कम से कम एक अपलाइन जो उसका हाथ पकड़ सके, जो उसको पकड़ पकड़ के ले जा सके। वो एक छोटे बच्चे की तरह होता है, एक्साइटेड होता है, गलतियां करने पे उतारू होता है। वो बाहर भी बात करेगा, कोई हाथ पकड़ के उसे सब कुछ सिखाए, कोई हाथ पकड़ के उसे हर ट्रेनिंग क्लास में लेके जाए, क्योंकि वो नया है, उसे नहीं मालूम क्या जरूरी है और क्या नहीं जरूरी है। वो अधूरा ज्ञानी है। एक ऐसा माहौल चाहिए उसको जहां कोई उसके कंधे पे हाथ रख के बोले कि हम तेरे साथ हैं। उसे टीम चाहिए, उसे साथी चाहिए, उसे दोस्त चाहिए, उसे माहौल चाहिए, उसे एजुकेशन चाहिए, उसे ट्रेनिंग चाहिए, उसे मोटिवेशन चाहिए, उसे उदाहरण चाहिए, उसे वो लीडर चाहिए जिनको देख के वो कह सके कि मुझे तुम्हारे जैसा बनना है। उसे प्रेरणा चाहिए। जिस डिस्ट्रीब्यूटर को ये सब नहीं मिलेगा, हो सकता है वो चेतन हांडा हो सकता है वो सरबजीत हो सकता है वो जनार्दन हो सकता है वो गोप हो, लेकिन वो घर बैठ जाएगा। एक ऐसा पोटेंशियल आपके पास से निकल जाएगा जो आपको अरबपति बना सकता था। तो मेरे से यही गलती हुई थी, और ये गलती कैसे हुई वो भी समझाता हूं। मेरी शुरुआत अच्छी थी, मैंने अपनी अपलाइन को डुप्लीकेट किया, लेकिन मेरे से क्या गलती हुई कि जिस अनुपात में मेरी सेल बढ़ी, उस अनुपात में मेरे लीडर नहीं बढ़े, उस अनुपात में कैपेबल लोग नहीं बढ़े। और वो क्यों नहीं बढ़े मैं बताता हूं आपको। वो इसलिए नहीं बढ़े क्योंकि मैंने दूसरों का काम खुद करना शुरू कर दिया। मैंने वो जो स्कूल का कमरा लिया था, वही मेरे ग्रोथ का कारण बना और वही मेरे पतन का कारण भी बना। कैसे मेरी ग्रोथ का कारण बना और कैसे मेरे पतन का कारण बना, ध्यान से सुनना। जब मैं पीडी बना, पीडी बनने के बाद मैं सीडी से बताता हूं। जब मैं सीडी था और जब मैंने 60 गेस्ट इंट्रोड्यूस किए, 40 में तो मैं गलतियां करता रहा, जो बाद के मैंने 20 गेस्ट इंट्रोड्यूस किए। जब मैं ट्रेनिंग ले चुका था तो मुझे समझ में आया कि थियोरेटिकल ट्रेनिंग से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, जो मुझे मेरी अपलाइन ने ही सिखाया था। और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मैदान में मिलती है, कमरों में नहीं। यकीन मानिए दोस्तों, जिस समय मैं सीडी से पीडी की तरफ जा रहा था, मैंने ऑफिस के अंदर लगभग हर लीडर का काउंसलिंग सेशन उसके साथ खड़े होकर अटेंड किया। मैंने सीखा कि गेस्ट किस प्रकार के सवाल पूछते हैं, उनके कैसे जवाब दिए जाते हैं। मैंने सीखा काउंसलिंग कैसे की जाती है। मैंने सीखा बिजनेस प्लान कैसे दिया जाता है। मैंने सीखा एक एक प्रोडक्ट की बारीकी को, मैंने समझा एक एक प्रोडक्ट को। उसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण, मैंने अपने प्रोडक्ट को खुद इस्तेमाल करना शुरू किया। मेरे घर के अंदर मैंने अपने प्रोडक्ट लगाए। एक एक प्रोडक्ट को जब मैंने इस्तेमाल किया, उससे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा। प्रोडक्ट की बारीकियां समझी, बिजनेस प्लान समझा, कंपनी को समझा, जिससे मेरा कॉन्फिडेंस लेवल आकाश में था। और जब मैं पीडी बना तो मैंने अपनी डाउनलाइन का चार्ज अपने हाथ में ले लिया। यहां तक सब ठीक था। गड़बड़ इसके बाद हुई। चूंकि मैंने अच्छी ट्रेनिंग ली थी, तो मुझे 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 ये भरोसा था कि मैं सबसे अच्छी काउंसलिंग करता हूं। मुझे ये भरोसा था कि मैं सबसे अच्छी क्लोजिंग करता हूं। मुझे ये भरोसा था कि मैं सबसे अच्छा गेस्ट के क्वेश्चन के आंसर देता हूं। और मैं दूसरों पे भरोसा करना
बंद कर चुका था। मेरी डाउनलाइन में जो भी गेस्ट आता मैं क्लोजिंग करता। मैंने किसी को और आगे आने ही नहीं दिया। गेस्ट बढ़ते गए, सेल बढ़ती गई। मैंने उसके लिए क्या किया, मास क्लोजिंग करनी शुरू कर दी, क्योंकि मैं अकेला आदमी क्या क्या करूंगा। मैंने उसी कमरे के अंदर एक व्हाइट बोर्ड लगा दिया, सबको बोला अपने गेस्ट को शाम को लाना, इकट्ठे क्लोजिंग कर दूंगा। और मैं करता था और उसके रिजल्ट भी आते थे। लेकिन क्लासरूम तो क्लासरूम होता था। मैं ये ना समझ पाया कि एक दिन ये क्लासरूम छोटा पड़ जाएगा, एक दिन ये मास क्लोजिंग काम नहीं आएगी। धीरे धीरे गेस्ट बढ़ते गए, सेल बढ़ती गई, लोग बढ़ते गए, चेतन हांडा पूरा ना पढ़ पाया। उसके बाद जो लोग जिन्हें वक्त के साथ लीडर बनना चाहिए था, वो पीढ़ी जिसे चेतन हांडा का डुप्लीकेशन करना चाहिए था, वो ईडी जो चेतन हांडा का डुप्लीकेशन करना चाहिए था, वो सब खाली बैठे थे। उन्हें कुछ करना आता ही नहीं था, क्योंकि सब कुछ तो मैं कर रहा था। उस नेटवर्क के अंदर जो वक्त के साथ जैसे जैसे सेल बढ़ रही थी, जैसे जैसे लोग बढ़ रहे थे, उस अनुपात में जो लीडर बढ़ने चाहिए थे वो बढ़ने बंद हो गए थे। ये वजह बनी मेरे पतन की, क्योंकि एक समय ऐसा आया जब गेस्ट आए मगर उन्हें देखने वाला कोई नहीं था। जो देखने वाले थे वो जानते ही नहीं थे कि देखना कैसे है। हर व्यक्ति चाहता था कि मेरी क्लोजिंग चेतन सर करें, क्योंकि वो अच्छी कर लेते हैं। हर व्यक्ति चाहता था मेरे गेस्ट को चेतन हांडा देखे। ये किसने किया था? ये मैंने किया था। मैंने किसी को नीचे लीडर बनने ही नहीं दिया। ऐसा मैंने अनजाने में किया, ऐसा मैंने जानबूझ के नहीं किया। मैं देख नहीं पाया, समझ नहीं पाया कि कल क्या हो सकता है। मैं तो सबका भला ही करना चाहता था, लेकिन आपने जाने में करी हो या अनजाने में करी हो, गलती गलती होती है और उसका परिणाम आता है, और वो परिणाम हमने भुगता है। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो अपनी गलतियों से सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। इन्हें इंटेलिजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटेलिजेंट। मैं वो इंटेलिजेंट हूं। दूसरी तरह के, थैंक यू, दूसरी तरह के लोग वो होते हैं जो दूसरों की गलतियों से सीखते हैं और अपना नुकसान नहीं करते हैं। ऐसे लोगों को जीनियस कहते हैं, और वो जीनियस आप लोग हैं। आपको मरने की जरूरत नहीं मेरी तरह। आप मेरी गलतियों से सीख सकते हैं। मैं पूरी ईमानदारी से आपको अपनी गलतियां बताऊंगा। अगर आप इन गलतियों से बच गए तो मेरे कंक्लूजन फेल हो जाएंगे। आप ऐसे बिजनेस के स्वामी बनेंगे जो स्टेबल होगा, जिसमें चेक कभी नीचे नहीं आएगा, जिसमें चेक सिर्फ ऊपर जाएगा। और ऐसा एक साल नहीं, सालों साल होगा। क्योंकि यकीन मानो, जब अपनी गलतियों को हमने समझा और उसके बाद ठीक किया, तो मेरा चेक कभी 16 सालों में नीचे नहीं आया, ऊपर गया। मैं आपको खाली ये नहीं बता रहा हूं हमने क्या गलतियां की, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इन गलतियों को ठीक करने का तरीका क्या है। तो क्या आप समझ पाए मैंने क्या गलती की थी? एक लाइन में एक बात सिर्फ आप याद रखना। जिस नेटवर्क में नया ब्लड इग्नोर होता है, जिस नेटवर्क में नया डिस्ट्रीब्यूटर इग्नोर होता है, उसका पतन शुरू हो जाता है। तो काम करने की ऐसी व्यवस्था डिजाइन की जानी चाहिए, काम करने का ऐसा तरीका अपनाया जाना चाहिए कि जिस अनुपात में सेल बढ़े, उसी अनुपात में काबिल लीडर विकसित हों जो उन्हें संभाल सकें। अगर उस अनुपात में काबिल लीडर विकसित नहीं होंगे तो आपका वही हश्र होगा जो मेरा हुआ था। मैं भाग्यशाली था कि मैं गिर के संभल गया। मैं जानता हूं मेरे बहुत सारे नौजवान दोस्त गिर के संभलते भी नहीं, चले जाते हैं।
तो बात करें कि क्या करना होगा। मैंने आपको हल बताया। आपको लीडर विकसित करने की कला आनी चाहिए। सबसे पहले आपको समझना होगा कि महान लीडर होता कौन है, वो मैं किन लोगों को बनाने की बात कर रहा हूं, किस तरह के लोगों को बनाने की बात कर रहा हूं। पहले आपको यह जानना होगा महान लीडर कौन होता है। आराम से बैठ के सोचिए, वो कौन सी अपलाइन है, वो कौन सा लीडर है जिसके लिए आपके दिल में श्रद्धा है, जिसके लिए आपके दिल में रिस्पेक्ट है, जिसको आप अपना आइडियल मानते हैं, जिसको आप अपना आदर्श मानते हैं। वो लीडर कौन है, उसका ख्याल कीजिए 1 मिनट के लिए। और जब उसका ख्याल आए तो सोचिए कि आपको वो इतने पसंद क्यों हैं, क्या कारण है कि वो लीडर आपका आदर्श है, क्या कारण है कि वो आपको बहुत पसंद है। जिन्हें मैं पसंद करता था, मैं आपको उनके गुणों का बखान करता हूं, और उसके बाद देखना, अपने अंदर झांकना, अपने आप से पूछना कि इन गुणों में आपके पास कौन कौन से गुण हैं। पहला सवाल अपने आप से, उसके बाद हम आगे चलेंगे। लीडर के अंदर पहली बात, लीडर अपने लिए नहीं होता, लीडर दूसरों के लिए होता है। बॉस अपने लिए होता है, बॉस दूसरों के लिए नहीं होता। लेकिन लीडर वो होता है जो दूसरों के लिए होता है। लीडर वो होता है जिसमें अपार ऊर्जा होती है। लीडर वो होता है जिसमें अपार ऊर्जा होती है कि मायूस से मायूस व्यक्ति भी जब उसको छू ले तो उसकी मायूसी छूमंतर हो जाए। लीडर उसको कहते हैं। लीडर वो होता है जिसके पास पॉजिटिव नजरिया होता है, जो हर बात में पॉजिटिव ढूंढता है। लीडर वो होता है जिसके चेहरे पे मुस्कुराहट होती है। लीडर वो होता है जिसके शरीर में, जिसकी बॉडी लैंग्वेज में बिजलियां दौड़ती हैं। लीडर वो होता है जिसमें आत्मविश्वास भरा होता है, जिसका पहनावा आपको इंप्रेस करता है, जो ईमानदार होता है, जो आदर्श होता है, जो ऊंचे चरित्र का स्वामी होता है, जो पक्षपात नहीं करता, जो दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार खड़ा मिलता है। लीडर वो होता है। लीडर वो होता है जो ज्ञान से भरपूर होता है, जिसके पास हर समस्या का सॉल्यूशन होता है। वो समस्या फैलाता नहीं है, वो समस्या का समाधान करता है। लीडर वो होता है। लीडर वो होता है जिसके पास कोई नेगेटिव डाउनलाइन भी जाए तो वो पॉजिटिव होके आती है। लीडर वो होता है जो एक शानदार वक्ता होता है, एक शानदार बोलने वाला होता है, जो एक बड़े से बड़े हॉल में भी ऊर्जा पैदा कर दे। लीडर वो होता है। अपने आप से पूछिए कि क्या आप वो लीडर हैं? क्या आप वो लीडर हैं जो आपकी डाउनलाइन के मन में संभावनाएं जगाते हो? क्या आप वो लीडर हैं जो अपनी डाउनलाइन के मन में ऊर्जा जगाते हो? क्या आप वो लीडर हैं जो अपनी डाउनलाइन से बेस्ट परफॉर्म करवाते हैं? क्या आप वो लीडर हैं जो लोगों की क्षमताओं से ज्यादा उनसे कुछ करवा के दिखाते हैं? क्या आप वो लीडर हैं जो लोगों में ये विश्वास पैदा कर देते हैं कि तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो और तुम कर डालोगे? क्या आप वो लीडर हैं? क्या आप वो लीडर हैं? ये आपकी राय है अपने बारे में, अच्छी बात है, लेकिन ये राय आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स, आपकी डाउनलाइन की, आपके बारे में होनी चाहिए। और आपको उनसे पता जरूर करना चाहिए कि वो आपके बारे में क्या राय रखते हैं। और जब पता चल जाए तो जो चीजों पे आप पूरे हैं उन पे इत्मीनान कीजिए, लेकिन जिन पे अधूरे हैं उन पे काम कीजिए। मैंने आपसे कहा कि जिस अनुपात में सेल बढ़ती है उस अनुपात में लीडर बढ़ने चाहिए। लीडर बनना कोई रातों रात का खेल नहीं है। लीडर श्रृंखलाबद्ध तरीके से विकसित होते हैं। और लीडर बनने की शुरुआत बता सकते हैं कहां से होती है? आप में से कोई?
लीडर बनने की शुरुआत कहां से होती है? आप में से कोई बताएगा? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। सीडी लेवल से होती है। जो दर्द मैं जिया ही नहीं, उस दर्द का हल क्या करूं? जो दर्द मैं जिया ही नहीं, उस दर्द का मैं हल क्या करूं? तो लीडरशिप सीडी लेवल से शुरू होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके नेटवर्क के अंदर सेल के अनुपात में लीडर बढ़ें, तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ कंपनी के सिस्टम को ठीक से फॉलो करना है। जब जब आप किसी चेतन हांडा की तरह अपना दिमाग लगाएंगे, तब तब आप कुछ ना कुछ गड़बड़ कर डालेंगे। तो ये आपका विजन होना चाहिए कि आप अपने नेटवर्क में ऐसी व्यवस्था कायम करें कि जो काम जिसका है वो काम वो करे, और इसके लिए थोड़ा जोखिम उठाना पड़ता है तो उठाइए। यकीन मानिए ये जोखिम छोटा है उस जोखिम से जो मैंने उठा लिया था। ये नुकसान छोटा है उस नुकसान से जो मेरा हो गया था। पूरा 1.5 साल पीछे चला गया था मैं, 1.5 क्या 2 साल, और 2 साल से भी जरूरी था। ना जाने कितने डिस्ट्रीब्यूटर जो डायमंड बन सकते थे वो उस रेस में छूट गए। हमारी गलतियों की बहुत बड़ी सजा हमें भुगतनी पड़ती है। तो इसलिए लोगों को सक्षम बनाएं। अगर मैं आपको लगता है कि थोड़ा सा भी अच्छा बोल पा रहा हूं, तो मैं आपको ईमानदारी से एक बात कहता हूं। यहाँ पे कुछ लोग, जैसे मेरा दोस्त संजीव छिब्बर, इस बात को अच्छे से जानता है, क्योंकि वो उस बात का गवाह है कि जब मैं पहली बार शेयरिंग करने चढ़ा था तो मेरी जबान लड़खड़ा गई थी, मैं अपना नाम ठीक से बोल नहीं पाया था। मैं कोई बॉर्न लीडर नहीं हूं, मैं कोई बॉर्न वक्ता नहीं हूं, मैं कोई पैदाशी वक्ता नहीं हूं। मुझे इसी भूमि ने वक्ता बनाया है और आपको भी बनाएगी, मेरी गारंटी है आपसे। दोस्तों, मैं अच्छे से जानता हूं कि जो मेरे साथ हुआ, कहीं ना कहीं कुछ लोग यहां बैठे होंगे जिनके साथ ये सब हुआ होगा। मैं आप लोगों के लिए फिर से एक शेर बोलता हूं। गिरते हैं शेर सवार ही मैदान जंग में, गिरते हैं शेर सवार ही, एक बार फिर से, गिरते हैं शेर सवार ही, वो तिफल क्या जो घुटनों के बल चले। दोबारा उठिए, खड़े हो जाइए, अपनी गलतियों को स्वीकार कीजिए। कोई बुराई नहीं है, मैं भी कर रहा हूं यहां से, आप भी कीजिए। क्योंकि जब जब आप अपनी गलतियों को स्वीकार करेंगे तो सुधार की संभावनाएं बढ़ेंगी। सुधार की संभावनाएं जब बढ़ती हैं तो सफलता की संभावनाएं बढ़ती हैं। और जरूरी अहम नहीं है, जरूरी सफलता है। अहम से कुछ नहीं होता, सफलता से सपने पूरे होते हैं। तो अपने सपनों का आह्वान कीजिए, उठिए और एक ऐसी ग्लेज का निर्माण कीजिए, एक ऐसी ग्लेज कंपनी बनाइए जो पूरे वर्ल्ड में, हर देश में अपना परचम लड़ाए। Go! 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 Thank you very much. Thanks a lot.